जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे द्विविमीय, हेडिंग देंगे द्विविमीय, कल वाला एक विमीय था, द्विविमीय तल में द्रव्यमान केंद्र, हेडिंग देंगे बालक द्विविमीय तल में द्रव्यमान केंद्र, द्विविमीय तल में द्रव्यमान केंद्र द्विविमीय तल में द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास इन ए टू डायमेंशनल center of mass in two-dimensional plane, सेंटर ऑफ मास इन टू डायमेंशनल प्लेन। बताए थे सेंटर ऑफ मास को सीए में हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, हिंदी में द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। हो गया बालक। तो द्विविमीय तल में द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण करना है। चलिए, तो सवाल ये है कि द्विविमीय हमको तल चाहिए, तो इसके लिए एक अक्ष होना चाहिए कि दो अक्ष होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक अक्ष रहेगा तब तो उसको एक विमीय ही कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप तल का नाम लिए हैं, वो भी आपने द्विविमीय लिखा है, तो यहाँ दो अक्ष होना चाहिए। ठीक है, दो अक्ष होना चाहिए। एक अक्ष होगा आपका x और दूसरा अक्ष होगा y। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, इसके बाद डायग्राम के साथ हम आएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, माना कि x तथा y, माना कि x तथा y दो अक्ष हैं, माना कि x तथा y दो अक्ष हैं जो एक तल का निर्माण करते हैं, जो एक तल का निर्माण करते हैं, जो एक तल का निर्माण करते हैं। अतः चित्र से तो देखिए एक चित्र बनाया जाए। देखिए तो बालक, दो अक्ष ले लिए। अब इस पर एक पॉइंट यहां लिए और इसका कोऑर्डिनेट दे दिए 0 0। एक पॉइंट यहां हमने लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने दिया 2 0। यहां एक पॉइंट हमने लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने दिया 0 2, और एक इसके ठीक सामने ऊपर यहां हमने लिया और इसका कोऑर्डिनेट हमने दिया 2 2। और अब इसका द्रव्यमान रखना है, तो यहां पर जो पिंड है इसका द्रव्यमान m है, यहां पर जो पिंड है इसका द्रव्यमान 2m है, यहां पर जो पिंड है इसका द्रव्यमान 3m है, यहां पर जो पिंड है इसका द्रव्यमान 4m है। सब अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र बताइए। तो हमको ये बताइए कि इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र कैसे ज्ञात किया जाए। अभी तो एक अक्ष वाला हम लोग पढ़े थे, तो ये बताइए कि द्रव्यमान केंद्र इस सब का कहीं ना कहीं तो बीच ही में होगा। अब हम तो अभी निकाल नहीं देंगे, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करके एक्यूरेट निकाला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं होगा तो इसी तल में, यहीं पर, मतलब इन चारों के बीच में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है।
ठीक है। तो आप कहेंगे सर दो अक्ष को मिलाने वाली रेखा के बीच में होता है, तो यहाँ दो को थोड़ी है, यहाँ चार चार आ गया। अब कैसे निकालेंगे, तो तरीका क्या है, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं एक्स का, वाई का और जेड का। तो एक बार इसमें एक अक्ष के लिए निकाल लेंगे, एक बार वाई अक्ष के लिए। अब कहिएगा सर ये कैसे निकलेगा, तो आप देखिए ना दो दो नियामक दिया हुआ है। अगर आप मैथ पढ़े होंगे, थोड़ा सा बता दें नियामक ज्यामिति में ध्यान देंगे, अगर मैथ्स आप पढ़े होंगे और यहां लिख दिया 2m, कोऑर्डिनेट दे दिया 2 और 0, तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, 0 होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो समझ गए कि ई एक्स है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी 2 मीटर है, यहां से यहां तक का दूरी 2 है। ठीक है, चलिए बालक चलिए। अब इसको हटाते हैं और यही नियामक देखिए हम ऊपर ले रहे हैं, यहां पर ले लिए, हम कह दिए कि यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है ये है 0 2, तो 0 2 का मतलब कि ई एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर कितना है 2, तो यही ना वाई अक्ष होता है। तो आप कहिएगा सर इसका मतलब ई ऊंचाई क्या है, 2 है। अगर यहां हम कोई पॉइंट ले लिए और कह दिए इसका नियामक 2 2 है, इसका मतलब एक्स अक्ष पे भी 2 है और वाई अक्ष पर भी 2 है। तो जब एक्स अक्ष पे 2 होगा तो देखिए ई दूरी 2 हो गया और वाई अक्ष पर 2 होगा, मतलब ई दूरी भी 2 होगा, ये भी 2 ये भी 2, ये सब जानते होंगे पहले से। ठीक, अब आप कहिएगा कि सर ये जो डायग्राम है इसमें एक काम किया जाए, ये जो आप लिखे हैं नाम दे दीजिए, इसका नाम x1 कर दीजिए, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा और ये y4 हो जाएगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार हम क्या करेंगे x cm निकाल देंगे और एक बार क्या करेंगे y cm निकाल देंगे। क्लियर है बालक। अब इसमें कह देगा कि x cm में कौन फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपको बताए हैं कौन है, 1 2 3 4, तो कहिएगा कि सर हम लोग पढ़े हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, चाहिए ना, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 निकल जाएगा बालक। तो इस फॉर्मूले से इसका x घटक निकाल लेंगे, एक y वाला है, तो y वाला के लिए अगर बात किया जाए, ध्यान देंगे, अगर y के लिए बात किया जाए y cm, तो कहिएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, और नीचे क्या होगा टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 निकल जाएगा बालक इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि एक बार x घटक और एक बार y घटक, एक बार x घटक का सूत्र लेके निकालेंगे और एक बार y घटक का सूत्र लेके निकालेंगे। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो आपको क्या करना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाइए। तो ध्यान देंगे, ये डायग्राम बना लेगा तो मालूम ही नहीं चलेगा क्वेश्चन था का, है ना जी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो देखिए आप फ्रेश डायग्राम ये वाला बनाइए और वो आंसर में बना लीजिएगा। सर दो बार लिखवाइएगा, नहीं लिखिएगा 2 बार तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा क्वेश्चन था क्या। तो ये m हो जाएगा, इसका नियामक 0 0 लिख देना होगा, ये 2m हो जाएगा, इसका नियामक 2 0 लिख देना होगा, यहां पर 3m ले लेंगे, इसका नियामक कितना लिखेंगे, 1 मिनट 0 2 लिखेंगे, और एक यहां लिए थे बालक 4m था ना, और इसका नियम कितना था 2 2। चलिए अब बना लीजिए।
बन गया। लिखा जाए नीचे, दिए गए चित्र का द्रव्यमान केंद्र, दिए गए चित्र का द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण करें। दिए गए चित्र का, लिखो यहां पे, दिए गए चित्र का द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण करें। द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण करें। हो गया। तो देखिए अब उत्तर में हम क्या करेंगे, पहले सबका नाम लिख देंगे। देख लीजिए इधर सबका नाम लिख दिए x1 y1 इस तरीके से करके। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, तो कहिएगा द्रव्यमान केंद्र तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो बिल्कुल बीच में होगा। हमको गिवन डेटा बता दीजिए क्या चाहिए। तो आपने बोला इसको M1 देंगे, इसका नाम M2 देंगे, इसका नाम M3 देंगे, इसका नाम M4, 4 गो है। तो अब किसके लिए निकाला जाए, तो x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए। तो अभी तो फॉर्मूला हम लिखे थे x अक्ष के लिए, xcm इक्वल टू, तो आपने बताया था कि m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 और अपन टोटल मास जोड़ दे सबको एक बार में। ये 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 3 6 6 4 10 m लिख दे डायरेक्ट। अब xcm इक्वल टू ध्यान देंगे mx, तो आप कहिएगा mx1 है तो x1 0 है और m कितना है, m ही है, तो m इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो दिमाग में है बात। चलिए m2x2, तो m2 देखिए ये है 2m और x2 देख लीजिए आपका x2 कितना है, 2 है वाला। डायग्राम समझ में आ रहा है ना। चलिए m3 है, वहां पर देखिए तो ये 3m है और x3 बता दीजिए बालक 0 है। चलिए अब आते हैं m4 में, 4m है और x4 देख लीजिए ये वाला है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका नियमक 2 है और नीचे ऑलरेडी 10 लिख चुके हैं, 10m। तो xcm अगर निकाला जाए तो ये तो 0 हो गया, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4m, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 2 8 और नीचे कितना है, 10m है। अब हमको ये बता दीजिए कि 8 4 कितना होगा, 12m और नीचे 10m, m से m कट गया तो 1.2। अब मीटर में रहेगा तब मीटर और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। हो गया, एक निकाल लिए। अब आपसे कहा गया, ये हटा देना बालक, तो क्वेश्चन था, यहां लिख देंगे y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए ycm, m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4। अब कहिएगा सर ये 4 गो होगा, जितना मन उतना ले लीजिए, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इधर भी बढ़ा देंगे। और टोटल जोड़ने पर कितना m आया था, 10। चलिए बताइएगा डायग्राम से, m1 तो m था और y1 कितना था, 0। चलिए m2 2m था, y2 कितना था, y2 भी 0 था, हाँ ठीक कर रहे हैं। चलिए m3 कितना था, 3m और y3 कितना था, 2। m4 कितना था, अब y4 कितना था, और नीचे है 10m। ycm सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0, ये भी 0, 3 2 6 और ये 4 2 8 और नीचे 10m, 8 6 14, 14m अपॉन 10m, mm कैंसिल, 1.4। तो ये बताइए कि आपका 2 नियामक होना चाहिए, तो कहिएगा एक xcm चाहिए था और एक ycm चाहिए था। तो ऑलरेडी आ चुका है बालक, कितना आया है,
तो एक आया है 1.2 और दूसरा है 1.4। निकल गया बालक। अब देखिए ये तो निकाल लिए, सवाल ये कि सर कहाँ होगा। तो देखिए एक आंकड़ा, अब तो स्केल लेके नाप नहीं रहे हम लोग, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखा जाए तो देखिए ये टोटल 2 है तो ये कहीं 1 होगा। हम मान रहे हैं सारा डाटा। देखिए ये 2 का मतलब यहां से यहां तक का दूरी 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसका मतलब ई वाला जगह 1 का होगा और आपका आया कितना है 1.2। इसका मतलब अगल बगल में ही यहीं कहीं पर हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ मास। अब आपने बोला ये तो हो गया, दूसरा कह रहा है 1.4। तो याद रखिए कि टोटल यहां से यहां तक 2 है, तो इसका 1 कहीं सेंटर पे होगा और 1.4 बोला है तो थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए। इसका मतलब कि यहीं कहीं पर ही होगा, यहीं कहीं पर इसका सेंटर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है, यहीं पर होगा। और इसका द्रव्यमान केंद्र कितना है तो 1.2 है और 1.4 है, ठीक है। तो अभी सब यहाँ पे पेंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम में केवल हमसे वैल्यू पूछा था, तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिए कि 1.2 तो पहले देखिए ही 1.2 कहाँ आएगा। तो टोटल 2 है तो बीच वाला 1 हो गया, थोड़ा सा और इधर आएंगे, उसके बाद इस पर देखिए कि 2 है तो 1.4 कहाँ आएगा, तो ये 1 है तो 0.4 थोड़ा सा ऊपर जाएगा और दोनों को आगे लाइए, एक जगह पे मिल जाएगा, जहां मिल जाएगा वही क्या होगा द्रव्यमान केंद्र। चलिए तो ये सब हटाते हैं और आप क्या कीजिए बना लीजिए इसको। जल्दी बनाइए तो बोल। अब कोई कहेगा सर त्रिविमीय रहेगा तब, तो 3 को देगा घटक, जैसे 2 दिया हुआ है एक्स वाई करके तो 3 देता है, तीनों का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। अब एक और विधि है उसे भी आपको बता दे रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण। दस तारीख से 10 बजे वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। बन गया वाला, आगे कर दिया जिसको। बना भी सकते हैं खुद से, इतना टिपिकल नहीं है। हो गया बालक। चलिए तो एक और द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन ये जो विधि होगा ये प्रतिस्थापन विधि होगा, मतलब इसमें हम फॉर्मूला वगैरह कोई यूज करने वाले नहीं हैं, बिना फॉर्मूला यूज किए ही हम लोग द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापित करके। प्रतिस्थापित मतलब किसी के बदले में किसी को लाना है। हो गया बालक सबका।
चलिए आगे हेडिंग देंगे प्रतिस्थापन विधि। हेडिंग दिया जाए प्रतिस्थापन विधि से द्रव्यमान केंद्र, प्रतिस्थापन विधि से द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि से द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि से द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। हो गया बालक। प्रतिस्थापन विधि से द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास बाय रिप्लेसमेंट मेथड। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास बाय रिप्लेसमेंट मेथड। हो गया बालक। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास बाय रिप्लेसमेंट मेथड। चलिए तो देखिए कैसे बनाना होगा इसको। हटा जाए बालक। वो बतियाला देखिए यही डायग्राम है। इसमें प्रतिस्थापन विधि से हम लोग द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है। तो क्या दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। नाम सुने हैं? समबाहु में सब भुजा बराबर होता है और सब कोण बराबर होता है। कोण लीजिएगा तो यो 60 होगा, यो 60 होगा, यो 60 होगा। जब खांसी का सिरप दे रहा है कि गुड़ का चाशनी बेच रहा है, पता नहीं चल रहा। खांसी जस का तस है, सब बोतल खाली हो जा रहा है। इतना सिरप पीजिए, ई पीजिए तो कोई कर रहा है ना, ई कर रहे हैं, हई वाला लीजिए ना, इससे ठीक हो जाएगा। हई खा रहे हैं, हई वाला खाइए ना, ठीक हो जाएगा। काहेला ठीक होने जाए। सबका टेस्ट एक ही जैसा लग रहा है, चीनी का सीरा घोर के डाल दिया उसको। कहाँ वो एडवाइस का पैसा देना पड़ता है? डॉक्टर से एडवाइस लीजिए ना, पहले टिकट कटाइए उसका, तब जाके एडवाइस लीजिए। चलिए बालक, तो डायग्राम बना लीजिए। इसके नीचे कुछ लिखा जाएगा। हो गया बालक। लिखेंगे द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए डायग्राम के नीचे लिखना होगा, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए कणों के निकाय के, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए कणों के निकाय के द्रव्यमान के बदले
कणों के निकाय के द्रव्यमान के बदले द्रव्यमान केंद्र से प्रतिस्थापित करते हैं। कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के बदले द्रव्यमान केंद्र से प्रतिस्थापित करते हैं। द्रव्यमान केंद्र से प्रतिस्थापित करते हैं। द्रव्यमान केंद्र से प्रतिस्थापित करते हैं। हो गया। अब देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमको ये बताइए, आपको पढ़ाया गया है, कल ही बताए हैं कि अगर मान ली कि यहाँ m द्रव्यमान है, यहाँ भी m द्रव्यमान है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो आप बोले थे ये बीच में होगा। और आप ये भी जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र पे सब द्रव्यमान केंद्रित तो होता है। तो अगर पूछेंगे कि ठीक है टोटल L है, तो आप L/2 पे कह दिए कि यही मेरा द्रव्यमान केंद्र है। तो इस द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान कितना होगा? तो m और m कितना? 2m। क्योंकि पढ़े हैं कि द्रव्यमान केंद्र पे सब रहता है, इसमें m1 भी रहता है, m2 भी रहता है, m3 रहता है, सब इसी में रहता है। तो जब सब इसी में रहता है तो यहाँ दो द्रव्यमान दिया हुआ था, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना था, L लंबाई था, तो कल है आप पढ़े हैं कि बीच में होता है। तो यहाँ पर ये मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, जगह का नाम, और यहाँ का द्रव्यमान कितना होगा? 2m होगा। ठीक है, अब रुक जाइए और आगे अभी इसमें बात करना है। अब हमने देखा इसके जस्ट ऊपर देखिए, ई दोनों को हटाएंगे तो यहां लेंगे। ठीक है, तो यहां जब लीजिएगा, यहां पर लीजिएगा तो ई द्रव्यमान कितना होगा यहाँ का? अब क्या करना होगा कि इन दोनों को मिला देंगे, इस लाइन को मिला देंगे। काहे मिलाइएगा भाई? तो याद रखेंगे द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? तो दो पिंडों के द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर ही होता है। अब मेरे दिमाग में ये बात तो है कि द्रव्यमान केंद्र इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तो अब बताइए, इहो 2m है, ये भी 2m है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीच में। जब दोनों का द्रव्यमान समान, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? एकदम बीच में। तो कहिएगा सर निकल तो गया, दोनों का ही बीच वाला ले लीजिए, यही मेरा क्या है? तो सेंटर ऑफ मास। कहाँ कोई फॉर्मूला यूज किए हैं? तो ये बिना फॉर्मूला का आ गया बालक। तो ये कैसे आया है ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर बार बार आप प्रतिस्थापित किए हैं, दो को हटा के तीसरा लिया गया है। तो बिल्कुल हम दो को हटा के तीसरा को ही लेंगे, और इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण। तो देखिए इसको स्टेप वाइज बना देते हैं। तो यहाँ इसके बाद ये तो आपका क्वेश्चन था बालक, ये तो क्वेश्चन था। तो इसमें अब आप जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी में मत लिख दीजिएगा, उसके नीचे आपको लिखना होगा। तो हमने बोला कि इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ दिया द्रव्यमान केंद्र, तो आपको पढ़ाए हैं कि m और m जब दोनों बराबर रहेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहेगा? तो एकदम सेंटर पे रहेगा। ठीक है, इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र ये हो गया, और इस जगह का द्रव्यमान बता दीजिए, सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान कितना होगा? तो कहिएगा सर ये भी 2m होगा। कोई दिक्कत बालक? तो इन दोनों को प्रतिस्थापित कर देना है, मतलब इसको और इसको हटा देना है। ध्यान देंगे यहाँ पे इन दोनों को, m और m को हटा देंगे, तो ये मेरा द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। आपको बताएं। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा देख लीजिए। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर एगो है 2m, और इसके जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे भी दिख रहा है हमको 2m। तो बताइए ये भी 2m है, ये भी 2m है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है? दोनों को मिलाने वाली रेखा पर है। क्या? हाँ जाओ बाबू, इसका तबीयत खराब जी, जाओ धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे। चलिए अब ये 2m है, ये भी 2m है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? बीच में।
तो आप कहिएगा ये टोटल लेंथ का ये बीच वाला पोर्शन हमको यही दिखाई दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान देंगे, बात नहीं। तो ये द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला गया है, तो कहिएगा ई दोनों हटा के आप बीच वाला लेके आए हैं, ठीक है, और ई दोनों बराबर है, तो ई दोनों को अगर हटाइएगा तो द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। अगर आपसे पूछ दे कि द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान कितना है बताइए, तो कहिएगा 2 और 2 कितना, 4m। लेकिन यहां हमसे द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान नहीं पूछा है, केवल द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए कहा है। तो द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, तो यही पोजीशन होगा बालक। तो आंसर में पहले एक ई डायग्राम बनाइएगा और पुनः ई डायग्राम, आंसर में 2 डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन में मत कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है, ये अलग अलग 2 डायग्राम आपको बनाना होगा। क्या हो गया, कहाँ है साइकिल तुम्हारा? बस 2 मिनट रुक जाओ, जितना देर में निकालोगे उतना देर में छुट्टी हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ। ये सब घर से बिना खाए पिए सब निकल जाती है, तबीयत खराब हो जाता है सब। हो गया बालक? चलिए, तो ये जो हमारा मेथड था इसको कहा जाएगा प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे 2 को हटा के एक तीसरा लेके हम लोग आए हैं। m और m को हटा दिए तो बीच में 2m आ गया। फिर 2m के लिए हम लोग द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण कर लिए। क्यों? पिछले ही क्लास में बताया गया था कि जब पिंड का द्रव्यमान समान हो तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है, सेंटर पे होता है। नोट करके लिखा जाए, नोट नंबर 1 नोट करके लिखेंगे। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, वह बिंदु है जहां, वह बिंदु है जहां पिंड का पूरा द्रव्यमान, जहां पिंड का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, जहां पिंड का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, जहां पिंड का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो अभी 2 दिन आपको केवल द्रव्यमान केंद्र ही समझाए हैं बालक। चलिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि मेरा कोई पिंड है और इसका द्रव्यमान केंद्र ये है, तो याद रखिएगा इसमें जितना द्रव्यमान होगा सब कहां केंद्रित होगा, इस सेंटर पर। तो कैसे केंद्रित होता है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम सब जगह बल नहीं लगा के एक ही जगह बल लगाते हैं द्रव्यमान केंद्र पर, और उस बल का अनुभव इसका प्रत्येक कण करेगा। 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, किसी 2 पिंडों के बीच, किसी 2 पिंडों के बीच का द्रव्यमान केंद्र, किसी 2 पिंडों के बीच का द्रव्यमान केंद्र, किसी 2 पिंडों के बीच का द्रव्यमान केंद्र, उनको द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली, उनको मिलाने वाली रेखा पर ही होता है, उनको मिलाने वाली रेखा पर ही होता है, उनको मिलाने वाली रेखा पर ही होता है। चलिए, अगर आपसे कहा जाए बालक, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास 2 पिंड है, एक M1 है एक M2 है, तो
अब बताइए कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इधर होगा, इधर ले लेंगे। आप कहिएगा सर जो लाइन से आप मिलाए हैं दोनों को इसी पर कहीं ना कहीं होगा, और जब आप बराबर ले लीजिएगा तब तो निकालना आसान है, बीच में हो जाएगा। और जब आप ज्यादा कम ले लेंगे तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। और कहाँ होगा? तो जिधर ज्यादा द्रव्यमान रखिएगा उधर ही विस्थापित हो जाता है। अगर हम यहाँ 2m कर दें तो ये कहाँ आ जाएगा? शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? तो जिधर भारी है इधर ही शिफ्ट कर जाएगा। कल निकाल के हम लोग देखे थे वाले। चलिए तो अगले नोट में लिखेंगे। अगले नोट में लिखा जाए 3 नंबर पॉइंट में, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पूरे पिंड का बल केंद्रित माना जाता है, जहां पूरे पिंड का बल केंद्रित माना जाता है। बल को आप भार भी कह सकते हैं, ठीक है, भार के पद में भी लिख सकते हैं हम लोग। बल केंद्रित माना जाता है, आप समझिए, ठीक है। आपके सामने कोई पिंड रख दिया गया और कहा गया कि एक काम कीजिए, आप सब पर बल मत लगाइए, आप केवल इसी पर बल लगाइएगा, इस सेंटर ऑफ मास में ही बल लगाइएगा। और ये जो बना हुआ है बहुत सारे कण से मिलकर बना हुआ है, नाम दे देंगे M1, M2, M3, ठीक है, M4, Mn। तो ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पर बल लगाए तो ये आगे चल जाए, बाकी सब इजी रह जाए? हम अगर इस बोर्ड पर यहां से धक्का देंगे तो हो सकता है कि ये पोर्शन केवल आगे जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा? नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर अगर ये द्रव्यमान केंद्र है तो ये सब इसी का कण है, और अगर आप यहां पे बल लगा दिए इसका मतलब आप टोटल पे बल लगा दिए। तो याद रखेंगे अगर द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन होता है तो पिंड के सभी कणों का विस्थापन होगा। अगर द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन होगा तो पिंड के सभी कणों का विस्थापन होगा, और अगर द्रव्यमान केंद्र पर आप बल लगा दिए इसका मतलब सभी पर आप बल लगा दिए। कोई दिक्कत बालक? बात समझ में आ रहा है कि यहां बल लगाने का मतलब है हम सब पे बल लगा दिए, क्योंकि सबका द्रव्यमान कहां केंद्रित माना जाता है? केंद्र में, ठीक है। तो यही हम लोग लिखे हैं कि सबका भार यहां पर केंद्रित होगा, सबका द्रव्यमान यहां पर केंद्रित होगा, सबका बल कहां पर? द्रव्यमान केंद्र पर ही केंद्रित होगा। अगले पॉइंट में लिखेंगे 4 नंबर पॉइंट में, द्रव्यमान केंद्र पिंड के आकार, द्रव्यमान केंद्र पिंड के आकार, द्रव्यमान केंद्र पिंड के आकार आकृति एवं रचना के अनुसार, आकार आकृति एवं रचना के अनुसार परिवर्तित हो जाता है परिवर्तित हो जाता है पिंड का, इसी में लिखेंगे, पिंड का द्रव्यमान केंद्र रैखिक गति में, पिंड का द्रव्यमान केंद्र रैखिक गति में बदलता है, परंतु वृत्तीय गति में, रैखिक गति में बदलता है, परंतु वृत्तीय गति में द्रव्यमान केंद्र नहीं बदलता है। वृत्तीय गति में द्रव्यमान केंद्र नहीं बदलता है। हो गया बालक? अब क्या लिखे हैं एक एक करके समझ लिया जाए।
चलिए पढ़िए तो क्या लिखे हैं बालक। द्रव्यमान केंद्र पिंड के आकार, आकृति एवं रचना के अनुसार परिवर्तित किया। ठीक, रुक जाइए। एक ये ले लिए, एक आपके सामने ये डायग्राम बना दे रहे हैं। तो अब बताइए इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, बदल जाएगा। तो आप कहिए कि सर ये गोल था तब तो आप बीच में ले लिए, लेकिन क्या इस तरीके से रहेगा तो हम द्रव्यमान केंद्र यहाँ ले लेंगे? नहीं। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर और बदल दीजिए, ऐसे बना दिए तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा? कहीं हो सकता है, वो तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि कहाँ कहाँ द्रव्यमान है और कितना दूरी। द्रव्यमान केंद्र दो चीज पर, द्रव्यमान पर और दूरी पर निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लिखेंगे रैखिक गति में द्रव्यमान केंद्र बदल जाता है और वृत्तीय में नहीं। कैसे? तो थोड़ा समझ लीजिए। ध्यान देंगे, यहां से देखिए ये कोई पिंड है, चलते हुए यहां पर आ गया, यहां से रोल करते हुए, लुढ़कते हुए, ठीक है, यहां पर आ गया गति करते हुए। तो अब बताइए कि पहले द्रव्यमान केंद्र यहां था आपका, अब द्रव्यमान केंद्र यहां आ गया, तो पूछा जाएगा कितना दूरी से विस्थापित हो गया, तो कह दीजिएगा 2 मीटर से विस्थापित हो गया। ये कौन सा गति कहलाता है? रैखिक गति। ठीक है, अब इसमें तो लोटनिक गति है क्योंकि इस दो गति है, लेकिन रैखिक मतलब सीधा रेखा पर गति होना। तो अब बताइए यहां से यहां आ गया तो ये 2 मीटर चल दिया। हमको ये बताइए कि ये अगर एक ही जगह पर घूमता रहे तो क्या इसका द्रव्यमान केंद्र बदल जाएगा? हमारे पास अगर ये डिस्क है और इसको एक ही जगह यहीं पर रोटेट करा दिए तो क्या इसका द्रव्यमान केंद्र बदल जाएगा जी? ऐसे घुमाने से नहीं। लेकिन यहां से यहां जाएगा तब कहिएगा द्रव्यमान केंद्र आपका शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक ही जगह पर घुमा दिए तो इसका द्रव्यमान केंद्र चेंज हुआ है? बिल्कुल ही नहीं। यही चीज हम लोग लिखे हैं। कोई दिक्कत बालक समझने में? कितना पॉइंट हुआ? बस यहीं पे रोक दिया जाए, बंद करो जी इसको।